एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, टॉप 500 जीके जीएस की जो हमने सीरीज शुरू की है उसमें अभी तक इसका पार्ट 1 और पार्ट 2 मैंने अपलोड कर दिया है। जीएस वाला जो प्लेलिस्ट है और लेखपाल के लिए जो मैंने जीएस की प्लेलिस्ट बनाई है उस प्लेलिस्ट में यह भी वीडियो आपको मिल जाएगा। तो इसका पार्ट 1 अगर पार्ट 2 दोनों आपने नहीं देखा है तो उनको आप ज़रूर से देख लीजिएगा। पार्ट 1 में मैंने 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर किया था और पार्ट 2 में मैंने 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर किया था। पार्ट 3 में इसके हम अगेन 100 इंपॉर्टेंट जीके जीएस के प्रश्नों को यहाँ पे कवर करने जा रहे हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी किए और आज देख लेते हैं कि आज के इस तीसरे भाग में कौन कौन से बेहतरीन प्रश्नों को जगह दी गई है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, ओपेक का मुख्यालय आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है कि ओपेक का जो मुख्यालय है कहाँ पर है। तो वियना में आपको मिलेगा ओपेक का मुख्यालय। तथा ओपेक की जो स्थापना थी यह सितंबर 1960 में की गई थी बगदाद में। इसकी स्थापना सितंबर 1960 में बगदाद में की गई थी, लेकिन इसका वर्तमान में हेडक्वार्टर आपको मिलेगा वियना में। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, डायरेक्टली आपसे एग्जाम में यह प्रश्न पूछा जा सकता है। इसके बाद राइबोसोम किस का निर्माण करते हैं। तो आप याद कर लीजिएगा, जो राइबोसोम होते हैं ये प्रोटीन का निर्माण करते हैं। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का छठा सबसे बड़ा देश कौन सा है। तो ऑस्ट्रेलिया जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का छठा सबसे बड़ा देश है। सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि में, एरिया की दृष्टि में सबसे बड़ा देश रूस है, फिर कनाडा है, फिर चीन तीसरे नंबर पे आता है, चौथे नंबर पे अमेरिका आता है, पाँचवें पे आपका ब्राज़ील आता है, छठे पे ऑस्ट्रेलिया आता है और सातवें पे भारत का नंबर आता है एरिया के मामले में। तो एरिया के मामले में भारत पूरे विश्व में 7वें स्थान पर है। इसके बारे में आपको याद रखना है। वहीं जनसंख्या के मामले में दूसरे स्थान पर भारत है पूरे विश्व में। पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा जनसंख्या आपको मिलेगी और चीन की, और उसके बाद भारत की जनसंख्या है। इसके बारे में आपको याद रखना है। और एक चीज़ और आप ध्यान दीजिएगा, जो भारत के प्रतिशत टोटल लैंड है, टोटल भूमि है, वह पूरे विश्व का कितना प्रतिशत है। तो आप याद कर लीजिएगा, भारत के पास जितनी भूमि है, जितना लैंड है, यह पूरे विश्व का 2.4% है। यह फैक्ट भी आपको याद रखना है। पूरे विश्व के भूमि का 2.4% केवल भारत के पास है। इसके बारे में आपको याद रखना है। वहीं पूरे विश्व की जनसंख्या का लगभग 17.5% जनसंख्या जो है अकेले भारत में निवास करती है। तो ये दोनों फैक्ट आपको याद रखना है। पूरे विश्व की जनसंख्या का लगभग 17.5% जो जनसंख्या है वह भारत में निवास करती है। वहीं पूरे विश्व की 2.4% जो भूमि है वह भारत के पास है। तो ये दोनों फैक्ट आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, और पृथ्वी को सूर्य की पराबैंगनी विकिरण से कौन बचाता है, कौन सुरक्षित रखता है। तो आप याद कर लीजिएगा, ओजोन लेयर जो है, ओजोन परत जो हमारी है, यह सूर्य की पराबैंगनी किरणों से जो है पृथ्वी की रक्षा करती है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। किसी वस्तु का जो प्रतिबिंब है मनुष्य की आंख पर कहाँ बनता है। तो आप ध्यान से याद कर लीजिएगा, किसी वस्तु का जो प्रतिबिंब है किसी मनुष्य की आंख पर बनता है रेटिना पर। इसके बारे में आपको याद रखना है। रेटिना पर जो है किसी वस्तु का जो प्रतिबिंब होता है मनुष्य की आंख में कहाँ पर बनता है, तो रेटिना पर बनता है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, सैटेलाइट फोन से लैस होने वाला भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा था। तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो था यह सैटेलाइट फोन से लैस होने वाला भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान था। इसके बाद भारत का पहला थंडर स्टॉर्म रिसर्च परीक्षण कहाँ पर स्थापित किया गया है और स्थापित होगा। तो आप याद कर लीजिएगा, उड़ीसा में यह स्थापित किया जाएगा भारत का पहला थंडर स्टॉर्म रिसर्च परीक्षण। इसके बारे में आप याद रखिएगा। भारत का पहला वेटलैंड संरक्षण और प्रबंधन केंद्र कहाँ पर स्थापित किया जाएगा। तो यह तमिलनाडु के चेन्नई में किया जाएगा। सुपर इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और किस शहर में भारत का पहला जेंडर पार्क खोला जाएगा। तो केरल के कोझिकोड में जो है भारत का पहला जेंडर पार्क खोला गया है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। और भारत का जो पहला क्रिप्टो गेमिंग गार्डन है कहाँ पर खोला गया है। तो उत्तराखंड में खोला गया था भारत का पहला क्रिप्टो गेमिंग गार्डन। सुपर इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इनको आप याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है,
और भारत में श्वेत क्रांति मूलतः किस राज्य से शुरू हुई थी, तो आप याद कर लीजिएगा, मूलतः जो श्वेत क्रांति थी यह गुजरात से शुरू हुई थी, इसके बारे में आपको याद रखना है। तथा भारत में श्वेत क्रांति का जनक हम कहते हैं डॉक्टर वर्गीस कुरियन को, इनका नाम आपके लिए सुपर इंपॉर्टेंट है। और भारत का पहला संरक्षित वन कौन सा है, तो आप याद कर लीजिएगा, भारत का पहला संरक्षित वन था सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, इंपॉर्टेंट है, आप इसे स्टार मार्क कर लीजिएगा। और किस प्रकार के कोयले में कार्बन की प्रतिशत मात्रा सर्वाधिक होती है, बहुत ही ज़्यादा यह महत्वपूर्ण प्रश्न आपके एग्जाम के लिए है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, किस प्रकार के जो है कोयले में कार्बन की मात्रा सबसे अच्छी मानी जाती है, तो आप याद कर लीजिएगा, जो आपका एंथ्रेसाइट कोयला होता है इसमें कार्बन की जो मात्रा होती है वो सबसे उत्तम मानी जाती है, तो आप इसे याद कर लीजिएगा, यानी कि सबसे उत्तम किस्म का जो कोयला होता है वह एंथ्रेसाइट होता है, इसके बारे में आपको याद रखना है। वहीं सबसे निम्न कोटि का कोयला कौन सा होता है, तो पीट, आप याद कर लीजिएगा, जो पीट कोयला होता है यह सबसे निम्न कोटि का कोयला होता है। इन दोनों के बारे में आपको याद रखना है। सबसे उच्च कोटि का कोयला आपका होता है एंथ्रेसाइट होता है, जिसमें 90% से अधिक कार्बन की मात्रा होती है। और सबसे निम्न कोटि का कोयला आपका होता है पीट, जिसमें 50% से कम जो है कार्बन की मात्रा होती है, तो इसके बारे में आपको याद रखना है। तथा कोयले के 4 प्रकार होते हैं, जिनमें थे आपका एंथ्रासाइट हो गया, बिटुमिनस हो गया, लिग्नाइट हो गया और पीट हो गया। एंथ्रासाइट आपका सबसे उत्तम किस्म का कोयला होता है, फिर दूसरे नंबर पर आपका बिटुमिनस आता है, तीसरे नंबर पर आपका लिग्नाइट आता है और सबसे निम्न कोटि का कोयला आपका पीट कोयला होता है, इसके बारे में आपको याद रखना है। वहीं कई बार इनके जो है रंग पूछ लिए जाते हैं कि जो है कोयला का क्या रंग होता है, जिसका रंग भी आप देख लीजिएगा, कई बार एग्जाम में इनसे प्रश्न देखने को मिल गया है। और इसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है। इसी प्रकार एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ लॉ अयस्को के बारे में। लॉ अयस्को से प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो कितने प्रकार के लॉ अयस्क होते हैं, तो मुख्यतः आपके 4 प्रकार के लॉ अयस्क होते हैं, आप नोट डाउन कर लीजिएगा। और 4 प्रकार का आपका कोयला भी होता है और 4 प्रकार के मुख्यतः आपके लॉ अयस्क भी होते हैं, जिनमें से आपका सबसे अच्छा सबसे उत्कृष्ट जो लौह अयस्क होता है वो होता है मैग्नेटाइट। आप नोट डाउन कर लीजिएगा, मैग्नेटाइट जो आपका लौह अयस्क होता है यह सबसे उत्कृष्ट किस्म का लौह अयस्क होता है। इसमें लौह धातु का जो अंश होता है वह 72% तक होता है तथा यह काले रंग का होता है। जो मैग्नेटाइट आपका लौह अयस्क होता है यह काले रंग का होता है और यह सबसे उत्कृष्ट लौह अयस्क माना जाता है। फिर सेकेंड नंबर पे आपका आता है हेमेटाइट। इस हेमेटाइट का जो रंग होता है लाल रंग का होता है तथा यह दूसरा सबसे उत्कृष्ट लौह अयस्क पाया जाता है तथा भारत में जो है अधिकांश जो लौह अयस्क है यह हेमेटाइट प्रकार का ही मिलता है। इसके बाद तीसरे नंबर पे आपका आता है लिमोनाइट। तो आपका जो लिमोनाइट लौह अयस्क होता है यह इसका रंग होता है पीले रंग का, तो इसके बारे में आपको याद रखना है। इसके बाद सबसे निम्न कोटि का जो लौह अयस्क होता है वो होता है सीडेराइट। सीडेराइट यह सबसे निम्न कोटि का लौह अयस्क होता है तथा इसमें इसका जो रंग होता है सीडेराइट इस प्रकार से लिखा जाएगा आपका सीडेराइट। तो सीडेराइट का रंग कितना कैसा होता है, तो सीडेराइट का जो रंग होता है यह भूरा होता है तथा सीडेराइट जो आपका होता है यह निम्न कोटि का लौह अयस्क होता है। तो लौह अयस्क के प्रकारों को मैंने बता दिया और कार्बन कोयले के प्रकारों को भी मैंने आपको बता दिया है। इनको कम से कम आप याद कर लीजिएगा। ज्योग्राफी के सेक्शन में, इंडियन ज्योग्राफी के सेक्शन में आपसे प्रश्न यहाँ से देखने को मिल सकता है। अगला प्रश्न आपके सामने है, और भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी, तो आप याद कर लीजिएगा। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति थी प्रतिभा पाटिल। इनका कार्यकाल था 2007 से 2012 तथा यह कौन से नंबर की राष्ट्रपति थी, तो 12वें नंबर की ये राष्ट्रपति थी। तो इनके बारे में आपको याद रखना है। चलिए कमेंट बॉक्स में बताइए कि वर्तमान में और कौन महिला उम्मीदवार जो हैं राष्ट्रपति के पद के लिए जो हैं लाइन में हैं, इनका नाम आपको बताना है। वर्तमान में एनडीए की तरफ से यानी कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किस महिला उम्मीदवार को जो है राष्ट्रपति के पद के लिए खड़ा किया गया है, उम्मीदवार बनाया गया है, उनका जवाब आपको, उनका नाम आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की पहली महिला कौन थी, तो आप याद कर लीजिएगा कल्पना चावला जो थी अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की पहली महिला थी। कल्पना चावला का नाम आपके लिए सुपर इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है,
भारत के पहले वेनेडियम आधारित हरित सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो सिक्किम में किया गया है। इसके बारे में आपको याद रखना है। भारत का पहला इंडोर स्की पार्क कहाँ पर खोला गया है? तो हिमाचल प्रदेश के कुफरी में जो है भारत का पहला इंडोर स्की पार्क खोला गया है। निमोनिया रोग के खिलाफ पहला भारतीय टीका किसने विकसित किया है? तो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा निमोनिया रोग का पहला भारतीय टीका विकसित किया गया था। भारत के पहले रिमोट हेल्थ मॉनिटरिंग सिस्टम की शुरुआत कहाँ पर किया गया है? तो भारत का जो पहला रिमोट हेल्थ मॉनिटरिंग सिस्टम है यह ऋषिकेश में खोला गया था। और भारत का पहला स्वदेश निर्मित विमान वाहक युद्धपोत कौन सा है? तो आप याद कर लीजिएगा, भारत का पहला स्वदेश निर्मित विमान वाहक युद्धपोत है INS विक्रांत। यहाँ पे स्वदेश निर्मित की बात हो रही है, जो हमारे देश में बनाया गया, तो इसका नाम था INS विक्रांत। इसका नाम आपके लिए सुपर इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न आपके सामने है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा किसने तैयार की थी? आपसे पूछा जा रहा है कि हमारी जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना है और इसकी रूपरेखा किसने तैयार की थी? तो PC महालनोबिस। इनका नाम आपके लिए सुपर इंपॉर्टेंट है। PC महालनोबिस के द्वारा जो है आपकी दूसरी पंचवर्षीय योजना की जो है रूपरेखा तैयार की गई थी। तो इनका नाम आप याद कर लीजिएगा, सुपर इंपॉर्टेंट है और एग्जाम के लिए आपका प्रश्न है। तथा द्वितीय पंचवर्षीय योजना का टाइम पीरियड कब से कब तक था? तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना का जो टाइम पीरियड था यह आपका माना जाता है 1956 से 61 के मध्य। आप याद कर लीजिएगा, 1956 से 61 के मध्य जो है आपका द्वितीय पंचवर्षीय योजना का टाइम पीरियड था। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, 1956 से 61। और यह जो आपकी सेकेंड वाली पंचवर्षीय योजना थी यह PC महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। तथा द्वितीय पंचवर्षीय योजना में जो है किस एरिया पर ज़्यादा जोर दिया गया था? तो भारी उद्योगों और खनिजों के विकास पर जो है ज़्यादा जोर दिया गया था। तथा द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान ही दुर्गापुर, भिलाई, राउरकेला इस्पात कारखानों की स्थापना भी की गई थी। कामाख्या मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो असम में आपको मिलेगा कामाख्या मंदिर। मुगल कालीन प्रसिद्ध गायक तानसेन किस भारतीय संगीत शैली से संबंध रखते हैं? तो ध्रुपद से संबंध रखते हैं आपके तानसेन। नीति आयोग के पहले अध्यक्ष पूछे जा रहे हैं आपसे, तो नीति आयोग के पहले अध्यक्ष थे आपके नरेंद्र मोदी जी। आपको याद रखना है, जब 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग बना था तो उस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री थे नरेंद्र मोदी जी। तथा नीति आयोग का अध्यक्ष होता कौन है? तो हमारे देश के जो प्रधानमंत्री होते हैं वे नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं। तो इस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी पहले अध्यक्ष थे नीति आयोग के। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। तथा वर्तमान में एकदम लेटेस्ट CEO बनाए गए हैं परमेश्वरन अय्यर, और नीति आयोग के और इसके उपाध्यक्ष बनाए गए हैं सुमन बेरी। तो ये दोनों के नाम आपके लिए सुपर इंपॉर्टेंट है। देवी अहिल्याबाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? तो इंदौर में आपको मिलेगा देवी अहिल्याबाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। अगला प्रश्न है, 1972 ईस्वी का शिमला समझौता इंदिरा गांधी और किसके बीच हुआ था? तो इंदिरा गांधी और जुल्फिकार अली भुट्टो के मध्य हुआ था 1972 का शिमला समझौता। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है जांघ की हड्डी, जिसको हम फीमर कहते हैं। और कान की जो हड्डी होती है स्टेपिज, उसको हम सबसे छोटी हड्डी कहते हैं। मनुष्य के शरीर की जो सबसे छोटी हड्डी होती है वह स्टेपिज होती है, जो कि कान की हड्डी होती है। और फीमर जो जांघ की हड्डी होती है यह मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है। और यहाँ पे बिहार और नेपाल मिथिला क्षेत्र में किस भारतीय कला के रूप में प्रचलन है? तो आप याद कर लीजिएगा, और यहाँ पे मधुबनी कला चलती है। बिहार और नेपाल का जो मिथिला क्षेत्र है इसमें मधुबनी कला का प्रचलन आप याद कर लीजिएगा। और सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा किस राज्य में स्थित है? तो आपको मिलेगा जो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है जो श्रीहरिकोटा में है, यह आपको मिलेगा आंध्र प्रदेश में। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। किस नवरत्न कंपनी को सामान्यतः विजाग स्टील के नाम से जाना जाता है? तो राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड को आप याद कर लीजिएगा। राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड को हम विजाग स्टील के नाम से जानते हैं, तथा यह एक नवरत्न कंपनी है। अगला प्रश्न आपके सामने है, 1960 में सिंधु जल समझौता, सिंधु जल संधि किस शहर में हस्ताक्षर की गई थी? तो आप याद कर लीजिएगा, सिंधु जल संधि पर जो हस्ताक्षर था यह कराची में किया गया था 1960 में। कौन सी जल संधि भारत और श्रीलंका को अलग करती है? तो पाक जल संधि जो है आपकी श्रीलंका और भारत को अलग करती है। इसके बारे में आपको याद रखना है।
आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक हम कहते हैं एडम स्मिथ को। पेनिसिलिन की खोज की गई थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा। किस देश में दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है? तो दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है भारत का। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान यहाँ पे पूछा जा रहा है, तो भारत का आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाली पहली भारतीय महिला किस देश की? मतलब इंग्लिश चैनल को तैरकर पार करने वाली पहली भारतीय महिला का नाम यहाँ पे आपसे पूछा गया है। तो इनका नाम है आरती साहा जो है, यहाँ पे प्रश्न में थोड़ा सा हो गया है। तो इंग्लिश चैनल को तैरकर पार करने वाली पहली भारतीय महिला आपकी है आरती साहा। तो इनका आपको नाम याद रखना है, आरती साहा। भारतीय नाभिकीय कार्यक्रम का जनक हम किसे कहते हैं? तो डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा को आप याद कर लीजिएगा। भारतीय नाभिकीय कार्यक्रम का जनक हम किसे कहते हैं? तो आप याद कर लीजिएगा, होमी जहांगीर भाभा को जो है भारतीय नाभिकीय कार्यक्रम का जनक कहा जाता है। कौन सी जनजाति दीपावली पर्व को शोक के रूप में मनाती थी? तो मनाती थी, अब यह लोग नहीं मनाते हैं। तो दीपावली पर्व को शोक पर्व के रूप में मनाया जाता था थारू जनजाति के द्वारा, तथा थारू जनजाति अब इसको जो है शोक पर्व के रूप में नहीं मनाती है। तो आप याद कर लीजिएगा। चलिए कमेंट बॉक्स में आप हमें बताइए कि थारू जनजाति के लिए जो एक संग्रहालय है उत्तर प्रदेश में, वह कहाँ पर खोला गया है? इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। कौन सी सरकारी संगठन भारतीय प्रतिभूति बाजार में सक्रिय निवेशकों का प्रमुख नियामक है? तो सेबी है, आप याद कर लीजिएगा, सेबी की पहली महिला पूर्णकालिक अध्यक्ष बनाई गई हैं माधवी पुरी बुच। इनके बारे में आपको याद रखना है। माधवी पुरी बुक जो हैं ये पहली महिला पूर्णकालिक सदस्य मतलब क्या बनाई गई हैं? तो अध्यक्ष बनी है सॉरी। तो पहली महिला अध्यक्ष बनी है सेबी की। इनका नाम आपको याद रखना है माधवी पुरी बुक। इनका नाम आपके लिए सुपर इंपॉर्टेंट है। भारत में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक यानी कि आरआरबी की स्थापना कब की गई थी? तो आप याद कर लीजिएगा, आरआरबी की जो स्थापना है यह 2 अक्टूबर 1975 को की गई थी। ये वर्ष आपके लिए सुपर इंपॉर्टेंट है। 2 अक्टूबर 1975 को आरआरबी की स्थापना की गई थी। इसके बारे में आप याद रखिएगा। इसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, भारत के संविधान के अनुसार संघ के रक्षा बलों का प्रमुख कौन होता है? तो हमारे जो तीनों रक्षा बल हैं, थल सेना, वायुसेना और हमारी जो जल सेना है, इन तीनों के प्रमुख होते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इसके बारे में आपको याद रखना है। भद्रा वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो कर्नाटक में मिलेगा। मादा एनाफिलीज मच्छर किस रोग का वाहक होता है? तो मलेरिया का वाहक होता है। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का कौन सा राज्य पहले रूस का भाग था? तो अलास्का जो था यह पहले रूस का हिस्सा था। अंग्रेजों ने किस मुगल वंश के अंतिम शासक को 1857 ईस्वी में सत्ता से बेदखल कर दिया था? तो आप याद कर लीजिएगा, बहादुर शाह जफर द्वितीय को। यह अंतिम मुगल वंश का शासक था जिसको सत्ता से बेदखल कर दिया गया था 1857 की क्रांति में भाग लेने के कारण। तो आप इसे याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का सृजन किस वर्ष में किया गया था? तो आप याद कर लीजिएगा, 29 जुलाई 1957 ईस्वी में जो है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का जो है सृजन किया गया था। इसका मुख्यालय आपको मिलेगा वियना में। किसने संथाल विद्रोह और 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों की सहायता की थी? तो ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। तो इनका नाम था महाराज मेहताब चंद्र। इन्होंने जो है संथाल विद्रोह और 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों की जो है सहायता की थी। इनका नाम था महाराज मेहताब चंद्र। लोकप्रिय काल्पनिक उपन्यास जिसका नाम है चंद्रकांता, तो चंद्रकांता की रचना किसके द्वारा की गई थी? तो आप याद कर लीजिएगा, चंद्रकांता की रचना देवकी नंदन खत्री के द्वारा की गई थी। किस देश ने इको फ्रेंडली रॉकेट जिसका नाम अंगारा है उसका विकास किया है, बनाया है? तो रूस के द्वारा जो है अंगारा रॉकेट का विकास किया गया था और यह एक इको फ्रेंडली रॉकेट था। नरसिंहम समिति का संबंध किससे है? तो बैंकिंग सुधार से संबंधित थी आपकी नरसिंहम समिति। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। 51वां प्रश्न आपके सामने है, आधुनिक विद्युत जनरेटर किसके सिद्धांत पर काम करता है? तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है आधुनिक विद्युत जनरेटर। सुपर इंपॉर्टेंट प्रश्न है साइंस का। गुजरात स्थित जूनागढ़ के गिरनार पहाड़ियों में कौन से आमों की किस्म पाई जाती है? कौन से आमों की किस्म के लिए फेमस है? तो जो गिरनार की पहाड़ियां हैं ये
गिर केसर आम की किस्म के लिए फेमस है, तो इसके बारे में आपको याद रखना है। ये गुजरात के जूनागढ़ में आपको मिलेंगी गिरनार की पहाड़ियाँ, और ये गिर केसर आम की किस्म के लिए फेमस हैं। प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था आपका नवंबर 1930 में। मॉडर्न हिस्ट्री जो मैंने आपको पढ़ाई हुई है, उस मॉडर्न हिस्ट्री में मैंने गोलमेज सम्मेलनों के बारे में पूरे डिटेल में बताया हुआ है। प्रथम भारत रत्न पुरस्कार को प्राप्त करने वाले व्यक्ति कौन थे? तो 3 लोगों को जो है प्रथम भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था 1954 में, और पहले व्यक्ति आपके थे सी राजगोपालाचारी, इसके बाद डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन। इन तीनों लोग को जो है 1954 में प्रथम भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था, तो इनके बारे में आप याद रखिएगा। और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला द्वारा प्लासी की लड़ाई, बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला जो है प्लासी के युद्ध में किस वर्ष हारे थे? तो 23 जून 1757 में आपकी हुई थी प्लासी की लड़ाई, और इसी लड़ाई में सिराजुद्दौला की हार हो जाती है। अगला प्रश्न आपके सामने है, ओलंपिक इतिहास में एथलेटिक्स में भारत के लिए पहला पदक किसने जीता था? तो आप याद कर लीजिएगा 2020 का जो आपका टोक्यो ओलंपिक हुआ है, इसी टोक्यो ओलंपिक में जो है नीरज चोपड़ा ने जो है गोल्ड मेडल अपने नाम किया था, तथा ये भाला फेंकते हैं। परमाणु ऊर्जा संयंत्र बनाने वाला पहला खाड़ी देश आपका है यूएई, संयुक्त अरब अमीरात है। किस राज्य ने बच्चों के लिए पहला समाचार पत्र द यंग माइंड्स शुरू किया है? तो यह राज्य आपका है असम है, इसके बारे में आपको याद रखना है। भारत का पहला विश्व कौशल केंद्र कहाँ खोला गया है? तो भुवनेश्वर में खोला गया है भारत का पहला विश्व कौशल केंद्र, इसके बारे में आपको याद रखना है। इसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, 2021 के लिए शांति का नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो मारिया रेसा और दमित्री मुरातोव को। आप याद कर लीजिएगा, एकदम लेटेस्ट का जो नोबेल पुरस्कार दिया गया है शांति के क्षेत्र में, यह दिया गया है मारिया रेसा और दमित्री मुरातोव को, तो इनका नाम आपके लिए सुपर इम्पॉर्टेंट है। तथा ये जो मारिया रेसा हैं ये कहाँ की रहने वाली हैं? तो ये फिलीपींस की रहने वाली हैं, और आपके जो दमित्री मुरातोव हैं ये रूस के रहने वाले हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो यह 17 जून को मनाया जाता है। एप्पल कंप्यूटर्स के संस्थापक हैं स्टीव जॉब्स, इनके बारे में आपको याद रखना है। एशिया का सबसे बड़ा उद्यान इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप उद्यान किस शहर में स्थित है? तो यह श्रीनगर में आपको मिलेगा। एशिया का सबसे बड़ा उद्यान जिसका नाम है इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप उद्यान, ये आपको मिलेगा श्रीनगर में। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र का पूर्व नाम क्या था? पहले नाम क्या था? तो इसका पहले नाम था परमाणु ऊर्जा प्रतिष्ठान ट्रॉम्बे, यह इसका पूरा नाम था, तथा वर्तमान में इसका नाम है भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, इसके बारे में आपको याद रखना है। और कौन सा दुनिया का सबसे लंबा पेड़ है? तो रेड हुड जो है यह दुनिया का सबसे लंबा पुल है, तो इसके सबसे लंबा पेड़ है, तो इसके बारे में आपको याद रखना है। रेड हुड जो है यह दुनिया का सबसे लंबा पेड़ है, यानी कि वृक्ष है। अगला प्रश्न आपके सामने है, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 में पुरुष एकल विजेता कौन थे? तो आप याद कर लीजिएगा, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब जीता स्पेन के राफेल नडाल ने, और महिला एकल का खिताब जीता ऑस्ट्रेलिया की एशले बार्टी ने। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने किस राज्य में भारत की पहली आपातकालीन लैंडिंग सुविधा विकसित की है? तो भारत की पहली आपातकालीन लैंडिंग सुविधा विकसित की गई है राजस्थान में, तो आप इसे याद कर लीजिएगा। तथा इसको विकसित किया गया नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के द्वारा। भारत की सबसे बड़ी ओपन एयर फर्नरी का निर्माण कहाँ पर किया गया है? तो उत्तराखंड में जो है भारत की सबसे बड़ी ओपन एयर फर्नरी का निर्माण किया गया है। 2021 के लिए यूनेस्को की विश्व पुस्तक राजधानी किसे बनाया गया है? तो जॉर्जिया की तबलीसी को जो है 2021 के लिए यूनेस्को की विश्व पुस्तक राजधानी बनाया गया था। वहीं साल 2022 में मेक्सिको का जो ग्वाडलजारा शहर है इसको विश्व पुस्तक राजधानी बनाया गया है, तो इसके बारे में आपको याद रखना है। कार्बन वॉच ऐप को लॉन्च करने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो चंडीगढ़ जो है यह कार्बन वॉच ऐप को लॉन्च करने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश बना है चंडीगढ़, इसके बारे में आप याद रखिएगा। अगला है, कौन सा विटामिन रक्त का थक्का जमने के लिए आवश्यक प्रोटीन और कैल्शियम को सक्रिय करता है? तो रक्त का थक्का बनने में सहायक विटामिन आपका होता है विटामिन के। अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फ की सफाई किस विभाग के द्वारा की जाती है? तो भारत में जो भी दुर्गम इलाके हैं, अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं, उनमें रोड का कंस्ट्रक्शन, इसके अलावा
जो भी अन्य कार्य होते हैं, जैसे बर्फ़ की सफाई, जब भी बर्फ़ से रोड वगैरह पट जाता है तो उनकी सफाई आदि का जो कार्य होता है वह सीमा सड़क संगठन यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा किया जाता है, तथा बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 7 मई 1960 को की गई थी। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। चलिए कमेंट बॉक्स में आप हमें बताइए कि जो सीमा सड़क संगठन है यह किस मंत्रालय के अधीन आता है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे, विश्व पर्यावरण दिवस आपका 5 जून को मनाया जाता है। इसके बारे में आप याद रखिएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डीमोनेटाइजेशन विमुद्रीकरण की घोषणा कब की थी? तो 8 नवंबर 2016 को जो है विमुद्रीकरण की घोषणा की गई थी पीएम मोदी के द्वारा। भारत में चाय और कॉफ़ी की फसलों को जो है किस श्रेणी में हम रखते हैं? तो आप याद कर लीजिएगा, इनको जो है वृक्षारोपण फसलों की श्रेणी में रखा जाता है, कॉफ़ी और चाय की फसलों को। तो इनके बारे में आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके सामने है, विटीकल्चर का संबंध किससे? तो अंगूर की खेती से संबंधित होता है आपका विटीकल्चर। एडिज मच्छर किसके वाहक होते हैं? तो एडिज मच्छर आपके डेंगू के वाहक होते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार पंचायत सदस्य होने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो आप याद कर लीजिएगा, न्यूनतम आयु है 21 वर्ष अगर आपको पंचायत का सदस्य बनना है तो। हम्पी स्मारक समूह को किसके द्वारा विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया था? तो आप याद कर लीजिएगा, हम्पी, हाँ, जो विरासत स्थल हमारा है इसको किसके द्वारा विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया था? तो यूनेस्को के द्वारा। यूनेस्को के द्वारा जो है हम्पी को विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया था 1986 में, तथा यह जो हम्पी है आपको मिलेगा कर्नाटक के बेल्लारी डिस्ट्रिक्ट में। और अगला है, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1 जनवरी 1955 को वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1 जनवरी 1995 को की गई थी। और इसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा, इसका हेडक्वार्टर जिनेवा में है और इसके प्रमुख वर्तमान में है डायरेक्टर जनरल हैं नगोजी ओकोंजो इविएला, और ये नाइजीरिया की रहने वाली हैं। ये महिला डायरेक्टर जनरल है आपकी किसकी? तो विश्व व्यापार संगठन की। इनका नाम आपके लिए सुपर इंपॉर्टेंट है, नगोजी ओकोंजो इविएला। ये नाइजीरिया की रहने वाली हैं और ये विश्व व्यापार संगठन के वर्तमान में डायरेक्टर जनरल हैं। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके सामने है, किस राज्य में प्रसिद्ध सूर्य मंदिर है? तो उड़ीसा में आपको मिलेगा सूर्य मंदिर। और सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? तो राजस्थान में आपको मिलेगा सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान। प्रसिद्ध लोकगीत कजरी कहाँ लोकप्रिय? तो उत्तर प्रदेश में जो है लोकप्रिय है कजरी। किसी माध्यम की प्रकाश को अपवर्तित करने की क्षमता को उसके किस रूप में व्यक्त किया जाता है? तो इसको हम ऑप्टिकल घनत्व कहते हैं। किसी माध्यम के प्रकाश को अपवर्तित करने की क्षमता को हम ऑप्टिकल घनत्व के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। किसी स्थापना, मतलब किसकी स्थापना जो है लीग ऑफ नेशंस के स्थान पर की गई थी? तो संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशंस की जो स्थापना थी यह लीग ऑफ नेशंस के स्थान पर की गई थी 24 अक्टूबर 1945 को, तथा संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशन का हेडक्वार्टर आपको मिलेगा न्यूयॉर्क में और इसके वर्तमान में महासचिव हैं एंटोनियो गुटेरेस। तो इनके बारे में आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके सामने है, पौधों की वृद्धि मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण कौन सा है? तो क्रेक्सोग्राफ की सहायता से हम पौधों की वृद्धि को माप सकते हैं। तो क्रेक्सोग्राफ आपका राइट आंसर है। लैक्टिक एसिड क्या है? तो 3 कार्बन वाला अणु होता है आपका लैक्टिक एसिड। किसे मिल्क मैन ऑफ इंडिया हम कहते हैं? तो डॉक्टर वर्गीस कुरियन को मिल्क मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। मनोरा का किला आपको मिलेगा तमिलनाडु में। किस पीढ़ी के कंप्यूटर भारी वैक्यूम ट्यूब आधारित और महंगे थे? तो पहली पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे, जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर थे, पहली पीढ़ी के कंप्यूटर थे, ये भारी वैक्यूम ट्यूब आधारित और महंगे होते थे। अगला प्रश्न है, भारत में किस पहाड़ी को ब्लू माउंटेन्स के रूप में जाना जाता है? तो हम नीलगिरी की पहाड़ियों को ब्लू माउंटेन्स के रूप में भी जानते हैं। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम बदलकर क्या रख दिया गया था? तो 1 जुलाई 1955 को इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम बदलकर रख दिया गया था भारतीय स्टेट बैंक, यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो ये नाम आपको याद रखना है। 1 जुलाई 1955 को आपकी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम बदलकर 1 जुलाई 1955 को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कर दिया गया था। मिट्टी का तेल लॉल्टेन की बत्ती में किस गुण के कारण ऊपर चढ़ता है? तो केशिकत्व के कारण जो है मिट्टी का जो तेल होता है वह ऊपर की तरफ चढ़ता है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है।
रक्त किस ऊतक का एक प्रकार है? तो संयोजी ऊतक का प्रकार होता है रक्त। इसके बारे में आपको याद रखना है। मैग्नीशियम के लिए प्रयुक्त प्रतीक क्या है? तो मैग्नीशियम के लिए हम Mg का इस्तेमाल करते हैं। आज के सेट का 5 लास्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। प्रथम दादा साहेब फाल्के पुरस्कार मिला था देविका रानी को 1969 में, और एकदम लेटेस्ट का मिला है किसको? तो अभिनेता रजनीकांत को। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी और कितने अस्थायी सदस्य होते हैं? तो 5 अस्थायी और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय आपको मिलेगा जिनेवा में। इसकी स्थापना की गई थी 1948 में, और इसके प्रमुख हैं टेड्रोस अधानोम। तो इनके बारे में आपको याद रखना है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार राष्ट्रगान गाया गया था? तो आप याद कर लीजिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार राष्ट्रगान गाया गया था, और इस अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी बिशन नारायण धर के द्वारा। तो इनके बारे में आपको याद रखना है। और आज का लास्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। तो यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1911 का जो कोलकाता का अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, इसी में पहली बार राष्ट्रगान गाया गया था। लखनऊ कढ़ाई की किस पारंपरिक कला के लिए फेमस है? तो लखनऊ जो है कढ़ाई की चिकनकारी जो पारंपरिक कला है इसके लिए फेमस है। तो कढ़ाई की जो चिकनकारी कला है यह लखनऊ की एक फेमस कढ़ाई की कला है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है चिकनकारी। तो इसके बारे में आपको याद है, कहीं भी चिकनकारी का जिक्र है तो लखनऊ आप मार्क कर दीजिएगा, उत्तर प्रदेश आप मार्क कर दीजिएगा। तो इस तरह से 100 और इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को हमने जीके जीएस के यहाँ पे कवर कर लिया है। आई होप यह वीडियो आपको पसंद आएगा, लेखपाल पलती परीक्षा में यह फ़ायदा पहुँचाएगा आपको। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।